हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई। बहू की जुबान है एक कैंची की धार, पार्ट 1। अमित ना जाने कब से आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने अपनी पत्नी के रूप में ऐसी सहचरी की कामना की थी जो मन वचन और कर्म से उसका साथ दे। उसे आज भी याद है कि माँ और बाबूजी कितने चाव से निर्मला को अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। माँ सबसे कहती कि निर्मला हमारे घर की बहू नहीं, बेटी है। लेकिन उसने तो अगले ही दिन अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। मुंह दिखाई की रस्म के लिए ड्राइंग रूम में काफ़ी महिलाएं जमा थी। रस्में संपन्न होने के बाद माँ ने निर्मला से प्यार से कहा, अमित अपने कमरे में नाश्ता कर रहा है, बहू तू जाकर उसके पास बैठ। मैं क्या उसके मुंह में एक एक निवाला डालूंगी मम्मी जी। निर्मला की ये बातें सुनकर वहां पर बैठी सारी महिलाओं ने एक दूसरे को निहारा और माँ को उलाहना दिया। खूबसूरती के चक्कर में यह है, तू कैसी बहू ले आई गायत्री। अब भुगतो बहू के तेवर। तुम्हारी बहू भले ही सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पर उसमें संवेदनशीलता नाम की चीज ही नहीं है। वहीं एक और बैठी महिला बोली, अरे गायत्री तो हीरा समझकर लाई थी, अब बहू कांच का टुकड़ा निकली तो जख्म भी यही बर्दाश्त करेगी ना। तो गायत्री ने कहा, तुम लोग तो बहू का मजाक भी नहीं समझती ओ, बस बात का पतंगड़ बना रही हो। लेकिन अमित का मन बेचैन हो गया था। सारी महिलाएं क्या सोचेंगी, बाहर निकलकर कितनी बातें बनाएंगी हमारे परिवार के बारे में। रात को जब सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए तो अमित निर्मला को उसकी गलती का एहसास दिलाया। माँ से बात करने का तुम्हारा तरीका सही नहीं था, पर मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी माँ से। रिश्ते का नहीं ना सही उम्र का तो लिहाज किया होता तुमने। देखो अमित, मेरा तो यही तरीका है बात करने का, चाहे किसी और को अच्छा लगे या बुरा। निर्मला ने चादर ओढ़ी, मुंह फेर कर सो गई। अमित पूरी रात करवट बदलता रहा। जब वह सुबह उठा तो उसकी आंखें लाल थी, चेहरा बुझा हुआ था। गायत्री बेटे का चेहरा देखकर ही पहचान गई कि अंदर से कोई बात उसे बुरी तरह कचोट रही है। गायत्री ने उसे चाय का कप थमाया और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो अमित बोला, माँ मैं निर्मला की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी वहीं बैठी बड़ी बुआ जी बोली कि भाभी मैंने तो आप तुम्हें पहले ही सचेत किया था कि इस घर से रिश्ता मत जोड़ो, बहू के लक्षण सही नहीं दिख रहे हैं। मुझे गायत्री ने कहा कि दीदी किसी पौधे को अपनी जड़ें जमाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। फिर गायत्री अमित से बोली, जाकर तैयारी शुरू कर दो, कल रात की ट्रेन से तुम दोनों को शिमला के लिए निकलना है। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार विदा हो गए। अब घर में सास ससुर अमित निर्मला और उसकी रश्मि मौसी ही बची थी, जो काफ़ी टाइम से उनके घर में रह रही थी। अमित के पापा नागपुर के में ब्रांच मैनेजर थे, अमित भी प्रोजेक्ट मैनेजर था। का ढंग जरूर मध्यम वर्गीय था, लेकिन घर में आधुनिक सुख सुविधाओं के सभी साधन उपलब्ध थे। गायत्री को पूरा विश्वास था कि बहू ससुराल में रम जाएगी। लेकिन निर्मला ने अगले दिन से ही शांत सरोवर में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। दरअसल अमित के ऑफिस से कॉल आया था कि उसकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। उसे तुरंत ऑफिस पहुंचने के लिए बोला गया है। तब अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ, मुझे कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं टिकट कैंसिल करवा रहा हूँ। तो नहीं, निर्मला तूफान मचा दिया। वह किसी भी कीमत पर शिमला जाना चाहती है। अमित ने कहा कि जैसे ही ऑफिस का काम खत्म समाप्त हो जाएगा हम जरूर घूमने चलेंगे। लेकिन निर्मला ने तो जिद पकड़ ली। तो यह तय हुआ कि जब तक अमित दफ्तर के काम में व्यस्त रहेगा, निर्मला अपने पीहर जाकर घूम आएगी, उसका मन बहल जाएगा। अगले 15 दिन अमित ऑफिस के काम में व्यस्त रहा। देर तक वह ऑफिस में बैठा ही रहता। घर लौटने के बाद भी ऑफिस का काम करता रहता। काम की व्यवस्था के चलते उसे निर्मला से बात करने का भी समय नहीं मिलता था। जैसे ही ऑफिस का काम समाप्त हो गया, अमित ने दोबारा शिमला के लिए टिकट बुक करवाने के लिए निर्मला को फ़ोन किया। तो उसने मुड़कर जवाब दिया कि 3 टिकट बुक करवाना, मीरा दी भी हमारे साथ चलेंगी। हनीमून पर हमारे साथ? जी हाँ अमित साहब, तुम मुझे तब नहीं ले गए थे ना, अब हर जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर वह थोड़ा धीरे से बोली, मेरी बहन मीरा घर में रहती है, हमारे साथ चलेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। हंसती खिलखिलाती दोनों बहनें हिचकोले खाती बस यात्रा का भरपूर आनंद लूट रही थी। पिछली सीट पर बैठा मैं तो बोर हो रहा था। निर्मला ने मीरा को अपनी जिद के बारे में बताया तो निर्मला की पीठ थपथपाई और बोली, तूने तो मैदान मार लिया। 6 दिन की शिमला भ्रमण के दौरान दोनों बहनों ने ट्रैकिंग, ग्लाइडिंग, घुड़सवारी से लेकर हर महंगे रेस्टोरेंट में जमकर लंच डिनर के मजे लिए। अमित पेमेंट करता रहा। वापसी में निर्मला ने पश्मीना शॉल खरीदने की फरमाइश की तो अमित ने एक शॉल अपनी माँ के लिए भी खरीद लिया। इस पर निर्मला अड़ गई कि सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए क्यों, मेरी माँ के लिए भी शॉल कौन खरीदेगा। अमित अनुमान से ज़्यादा खर्च कर चुका था। उसका बैंक बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका था। फिर भी निर्मला की बात का मान रखने के लिए उसने एक शॉल उसकी सास के लिए भी खरीद लिया। वापस लौटकर निर्मला ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और शिमला की यात्रा के बारे में सब कुछ बताया और आते ही पलंग पर आराम फरमाने लगी। दोपहर के 2 बजे
चुके थे। रश्मि मौसी लंच तैयार कर रही थी। निर्मला ने खाना खाया, फिर अमित को टैक्सी बुक करने के लिए कहा। कहाँ जाना है? माँ के पास। कल चली जाना, फिलहाल सफ़र की थकान तो उतार लो। 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। अमित माँ की बहुत याद आ रही है, तो उसने टैक्सी बुक करवा दी। 2 घंटे की कहकर निर्मला जब रात तक वापस नहीं लौटी तो अमित ने फ़ोन घुमा दिया। कल शाम माँ और पापा नागपुर जा रहे हैं, उनके जाने से पहले लौट आने की कोशिश करना। यूँ अचानक? हाँ, मम्मी पापा कुछ काम आ गया, इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो निर्मला कहने लगी, मैं उनके साथ थोड़ा समय भी नहीं बिताया है। मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। तभी पीछे से उसकी माँ और बहन की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी खुशामद करेगी तो सिर पर बैठकर नाचेंगे तेरे घर वाले। जाती है तो जाए। तो निर्मला कहते खुशामद करूंगी तभी तो अमित पल्लू से बंधा रहेगा। अमित बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। 2 दिन बाद निर्मला वापस लौटी तो अमित का मूड उखड़ा हुआ था। निर्मला आते ही अपना सामान रखती है, उसमें से अपने मैले कपड़े बाहर निकाल कर आंगन में नल के पास रख देती है और रिमोट उठाकर टीवी का स्विच ऑन करके अपने मनपसंद गाने चला लेती है और पागलों की तरह नाचने लगती है और सामान इधर से उधर फेंकने लगती है। बाहर पटरी पर कुछ धुले हुए कपड़े रखे थे होते हैं, उन्हें भी पैरों से नीचे गिरा देते। तभी मौसी बाहर आती है, बोलती है, क्या कर रही हो बहू? तो निर्मला कहते कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े ढूंढ रही थी इनमें से सुखाने के लिए। तो मौसी कहती है, रहने दो बहू, मैं सुखा दूंगी। निर्मला फिर से शांत सरोवर में पत्थर फेंकती है। आपको कोई भी काम ढंग से करना आता भी है? तभी अमित वहाँ आ जाता है और बोलता है, आज तक हमारे परिवार में मौसी से किसी ने इस तरह बात नहीं की, और तुम तो। निर्मला कहती है, सीधा यह क्यों नहीं कहते हो कि मुझे इस नौकरानी से इज्जत से बात करनी होगी? तो अमित कहता है, मौसी इस घर की नौकरानी नहीं है, हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। इन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है। निर्मला कहती है, मैंने अपनी माँ को तो कभी इज्जत दी नहीं, इसको कहाँ से इज्जत दूंगी? शुक्र मनाओ मैं इनके हाथ का बना हुआ बेस्वाद खाना खा रही हूँ। एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो अमित कहता है, ठीक है, फिर मौसी घर के और काम देख लेगी, अब से रसोई का काम तो तुम्हें ही संभालना होगा। निर्मला को लगा था कि अमित उससे मजाक कर रहा है, लेकिन अमित उसकी हामी का इंतजार कर रहा था। तो निर्मला घबरा गई। अगले दिन जब वह रसोई में गई तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेकर आने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।